आज हमने आप हजरात को जो जहमत दी है उसके पेश नज़र ये है कि हम 10 अगस्त को बरोज़ इतवार एक रोज़ा वर्कशॉप अरेंज किया है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर, जिसमें वक्फ की शरई हैसियत, वक्फ तरमीमी कानून और उसके मुज़िर असरात, तीसरी बात, चौथी हमारी मसाजिद और लाउड स्पीकर, पांचवी बात जो है तो हमारे शहर का डेवलपमेंट प्लान और हमारे मजहबी मकाम। और इन मौज़ूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो माहिरीन कानून है और इस शोबे से मुताल्लिक़ रखने वाले जो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्टीज़ में जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब जो CEO हैं, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड CEO हैं, और डेवलपमेंट प्लान पे महबूब खान साहब जो एक्स सेक्रेटरी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, वो डेवलपमेंट प्लान पे बात करेंगे। खान सलीम खान साहब हमारे लाउड स्पीकर और मसाजिद का मामला, इस पर बात करेंगे। गौवंश हत्या पर हमारे शहर के सीनियर एडवोकेट सुभाष सांगीकर साहब उस पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। और एडवोकेट अभय टकसाल साहब, ये जन सुरक्षा कायदा जो है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उस पर अभय टकसाल साहब गुफ्तगू फरमाएंगे, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इसकी तफसीलात दीगर इसका गर्द आयत क्यों है, क्या है, मोहतरम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ सदर काउंसिल से कि वो इसकी मुकम्मल तफसीलात आप हजरात के गोश गुजार करें। चौथी हमारी मसाजिद और लाउड स्पीकर, पांचवी बात जो है तो हमारे शहर का डेवलपमेंट प्लान और हमारे मजहबी मकाम। और इन मौज़ूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो माहिरीन कानून है और इस शोबे से मुताल्लिक़ रखने वाले जो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्टीज़ में जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब जो CEO हैं, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड CEO हैं, और डेवलपमेंट प्लान पे महबूब खान साहब जो एक्स सेक्रेटरी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, वो डेवलपमेंट प्लान पे बात करेंगे। खान सलीम खान साहब हमारे लाउड स्पीकर और मसाजिद का मामला, इस पर बात करेंगे। गौवंश हत्या पर हमारे शहर के सीनियर एडवोकेट सुभाष सांगीकर साहब उस पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। और एडवोकेट अभय टकसाल साहब, ये जन सुरक्षा कायदा जो है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उस पर अभय टकसाल साहब गुफ्तगू फरमाएंगे, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इसकी तफसीलात दीगर इसका गर्द आयत क्यों है, क्या है, मोहतरम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ सदर काउंसिल से कि वो इसकी मुकम्मल तफसीलात आप हजरात के गोश गुजार करें। आप सबका जो है इस्तेमाल करता हूँ, आप तमाम का जो है वेलकम है यहाँ पर। इसलिए कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल आप लोगों की नई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये 2006 से एक फेडरल ग्रुप काम करता है। डिफरेंट रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ये अपेक्स बॉडी है। इस हवाले से हम लोग तकरीबन 2006 से काम कर रहे हैं और वक्तन फ़ौतन इश्यूज़ को टेकअप करते हैं। लोगों की इसमें लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, इसके खिलाफ जन आंदोलन भी छेड़ते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं और गाइडेंस भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो लीगल एस्पेक्ट और सिचुएशन पैदा हुई है, उसमें हम लोगों ने कुछ तय किया है कि कम्युनिटी को और कम्युनिटी के अलावा लोगों को जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको एजुकेट करें कुछ मामले में। इसलिए कि यहाँ का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो रहा है भारत में। पहले सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके थे, अब सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है। पहले ये था कि फसाद करा दो, उससे सप्रेस करो, कारोबार को लूट लो, उसको सप्रेस करो, नई नस्ल को टाटा पोडा में डाल दो,
और तमाशा देखते रहो, या मॉब लिंचिंग करो, या बुलडोज करो सारी चीज़ों को। अब उन्होंने एक नई टेक्निक शुरू की है, और वो ये है कि कायदे कानून से सप्रेस किया। और ये आज की बात नहीं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि CA-NRC का कानून बना लिया गया, तलाक का कानून बना लिया गया, यानी किसी तरह से सप्रेस किया गया और इसमें दूसरों को कहने का मौका न दिया जाए, ये कोशिश उनकी है। UCC बना दिया यूने, या एक्सा सिविल कोड के नाम से, ये उत्तराखंड में जारी किया, अभी आसाम वाले बना रहे हैं, गुजरात अपनी कमेटी बना रहा है, महाराष्ट्र ने एक कमेटी अभी डिसाइड की है कि ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयार है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से 39 से लेकर एक लंबी सीरीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। गरीबी हटाओ के लिए है, शराबबंदी के लिए है, ऊंच नीच के लिए है, ये जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सब है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक 44 उठाया गया और सबको समानता, एक कायदा। अब एक कायदा कैसे होगा? एक कायदा पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर? यहाँ तो जो कानून बना हुआ है वो भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अभी पब्लिक प्लेसेस पे नेकेड नहीं होते लोग, अगर कोई नेकेड होगा तो ये क्राइम है इंडिया में अभी। लेकिन धर्म के नाम पर बाद लोगों को प्रोविजन है उसका, वो रहते हैं। तो एक कानून तो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब आर्म एक्ट है, आर्म एक्ट कितना डेंजर मालूम है? अभी 6 से ज्यादा आप रख नहीं सकते, लेकिन सरदारों को जो है मजहब के नाम पर प्रोविजन है, वो तलवार इतनी लंबी रखते हैं। तो एक कानून है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो आप एक्सा सिविल कोड जो बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे ये? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कानून है, CA-NRC लेकर आ गया आपने, उसके बाद ये वक्फ लेकर आ गया। अब वक्फ तो मुसलमानों के लिए मरने और जीने का मसला है, क्योंकि उनकी मस्जिद उससे वाबस्ता है, उनका जो है कब्रस्तान उससे वाबस्ता है। यानी अगर जिंदा रहे तो नमाज पढ़ सकते, जिंदों के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल कर दिया आप, और मरेंगे तो गाड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्यों कब्रस्तान को भी आप जो है हत्या लेंगे। तो ये जो लग रहा है ऐसा कि दमनशाही, यानी सप्रेस करने के लिए लॉ को इस्तेमाल किया जाए, कानून को इस्तेमाल किया जाए, तो मुख्तलिफ कानून बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कानून से मुसलमानों में दहशत है, मुसलमान परेशान है, और ये परेशानी जो है ये हमको कहने पे मजबूर करती है कि ये एक लीगल आतंकवाद है, ये कानूनी दहशतगर्दी है, ये स्टेट टेररिज्म की एक नया शेप है ये, और इस एस्पेक्ट से ये जो है लाए जा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें ये महाराष्ट्र सेफ्टी एक्ट जो पास किया है, अभी वो कानून बना नहीं है, लेकिन पास कर दिया है विधानसभा ने, वो कानून बन जाएगा अब जाके। तो इससे क्या होगा? पोर्ट और टाटा की पूरी जो पुरानी तारीख है वो तो रह जाएगी स्टेट के अंदर। वहाँ नेशनल लेवल पर होता था, यहाँ स्टेट लेवल पर हो जाएगा। उसी तरह जो है गौवंश का मामला है, गौवंश के मामले में कितनी कम्युनिटीज प्रॉब्लम में आ रही है। एक तो कुरैश बिरादरी के खाने पीने के वादे हो गए, दूसरे शेतकरियों के मसले उनके भी हो गए, क्योंकि उनके पास तो एक असेट है ना। हम गांव के गाय के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो उसका वंश है उसके बारे में तो कह सकेंगे ना। अभी आज इतना मॉडर्न ज़राअत हो गई है, खेती बाड़ी कि ट्रैक्टर चालू है, तो जानवरों की जरूरत नहीं रही है। और वो जानवर जो आपको कोई फायदा नहीं देता, गाय तो दूध देती है, ये तो दूध भी नहीं देती, तो इनको पाल के क्या करेंगे? तो शेतकरी जो है उसको एक एसेट के तौर पे पालता है, अपनी बच्ची की शादी के साथ या घर के कोई काम के साथ उसको जो है बड़ा करता है, उसको बेचता है, और अपना बहुत सारी ऐसी चीजें जो फिर इससे जो अब इसको जो आपने बंद कर दिया है, अब इससे बंद कर दिया है तो ये जानवर कहाँ जा रहे हैं? कुरैश बिरादरी ने बंद कर दिया है, आपने उसको जो है उसका ज़बिया बंद कर दिया है, तो ये जानवर जा कहाँ रहे हैं? पिछले डिकेड के अंदर इंडिया 2nd नंबर का एक्सपोर्टर था बीफ का, अब ये सीजन में नंबर 1 पर आ गया। तो ये बीफ तो गवर्नमेंट खुद अपना फायदा कर रही है ऐसा लग रहा है, बीफ को बेचकर जो है, और बीफ को जो है
एक्सपोर्ट कर कर नंबर 1 पर आ गया। तो अपनी कंट्री के लोगों को भूखा प्यासा रखकर आप अपनी तिजोरी भर रहे हैं। जितने बड़े बड़े स्लॉटिंग हाउस ये वो सब है। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि गौवंश के मामले में संजीदगी से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए की बात। उसी के साथ साथ जो है वो लाउड स्पीकर का मामला है। कोर्ट का डिसीजन है कि भाई 10 बजे से 6 बजे तक आप जो है बंद रखें उसको, और सिटी को जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो है साउंड पोल्यूशन के हवाले से डिसिबल तय हो। यहाँ तो कोई जोन ही तय नहीं है, अभी तक जोन तय नहीं है यहाँ का। ये जोन तय कौन करना चाहिए? और जब जोन तय नहीं है तो डिसिबल कैसे तय होगा? उससे पहले जो है लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। लाउड स्पीकर उतारने का कहीं भी ऑर्डर नहीं है, कोई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। अब आप जो है 10 बजे से 6 बजे तक निगरानी कीजिए कि कोई आवाज आती है क्या, या ये कि जोन वाइज जब आप तय करेंगे तो उसके डेसिमल चेक कीजिए। डेसिमल चेक करने की मशीन भी किसके पास है? आप जो ऐप से चेक कर रहे हैं, ऐप तो एरर बताता है सर यहाँ से वहां तक। तो जो जो कानूनी जो पूरी प्रवृत्ता है वो आप कीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे। हम ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों से भी, कि मस्जिदों से और इवन इन से भी, मंदिरों से लाउड स्पीकर क्यों उतार रहे हो? कोई ऐसा हुक्म नहीं है। अभी दादागिरी चल रही तो हर चीज की दादागिरी चलेगी। तो लाउड स्पीकर ना उतारे, अपनी आवाज को कम करे, डेसिबल के हिसाब से चलाए उसको, और रात को जो ऑर्डर है कोर्ट के उसको फॉलो करें। खत्म, इतनी सी बात है। मस्जिदें डीपी प्लान में आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ मस्जिदें हैं डीपली रोड के उसमें आ रही है। उसमें हमारा मानना ये है कि उसके अपोजिट साइड में अगर जगह है तो उसको एक्वायर किया जाए, और उसको एक्वायर करने के बाद जो करंट रेट है जमीन का आज के रेट से जो है उसको पेड किया जाए, उसको टीडीआर पर, एसएफआई पर जो है उसको टाला ना जाए। ये तो अब भाई पूरे आदमी की जमीन चलेगी, एसएफआई किसको देंगे आप? पूरा घर अगर मेरा चला जाए तो एसएफआई किसको देंगे आप? मैं कहाँ आसमान में बनाऊंगा क्या? आप उसको करंट रेट दे दीजिए। ये गडकरी साहब ने जो रोड बनाए हैं यहाँ से वहां तक, जो मार्केट रेट है उससे डबल पेड किया उन्होंने, सब खुश है यहाँ से वहां तक के साथ। जहाँ मस्जिदें आ रही है उसके सामने से आप रोड टर्न कीजिए, कर्व कीजिए उसको, कुछ सोल्यूशन निकालिए उसका, और जो मकान उस तरफ से जा रहे हैं उनको पेड कीजिए, कैश पेड कीजिए उनको। तो बहुत सारे लोग तो कैश पेमेंट में भी तैयार है, लेकिन आप देने ही नहीं चाहते हो, आप वो हवा में रख रहे हैं। और ये प्लान 1995 का है, 2001-2002 में अप्रूव हुआ है। 2015 का प्लान अभी जो है अप्रूव हुआ ही नहीं है। अगर वो आएगा तो फिर तोड़ फोड़ करेंगे आप लोग। कितनी मुश्किल से आदमी घर बनाता है। वो जो बशीर मदन ने कहा है वो शेर, कि आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, तुमको शर्म नहीं आती है बस्तियां उजाड़ने, पूरी पूरी बस्ती उजाड़ने का। उनका कोई अल्टरनेटिव आप नहीं दे पा रहे। कोई अल्टरनेटिव दीजिए उनको, कोई जो है सब्स्टिट्यूट दीजिए उनका, तो लोग कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं कि भाई प्लान होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए, रोड बढ़ना चाहिए, ट्रैफिक बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सब कंसिडर करेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव आप अपनी तरफ से लाइए ना। लोगों की छाती में बैठकर उनको जो है कानून के नाम पर झड़पशाही करेंगे तो मुनासिब नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन है, अगर कोई है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो ये तमाम इश्यूज को लेकर हमने एक 10 तारीख को यहाँ वर्कशॉप रखा है। इसमें उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया है कि भाई क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है, ये इसके मामले में, डीपी प्लान के मामले में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, उस ऑप्शन पे बात करेंगे। और दूसरे जो है गौवंश में क्या क्या ऑप्शन है उस पर बात करेंगे। लाउड स्पीकर में क्या ऑप्शन है। हम तो भाई यहाँ पर ऑप्शन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ कंसिडर करना स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है कि उसको कंसिडर करें इसको। अभी अगर हर तरफ से धड़पशाही करेंगे, लॉ को जो है एक बड़ा मुद्दा बनाकर आप उससे दबाते ही रहेंगे तो ये तो मुनासिब नहीं। ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की अहमियत होती है। अगर पब्लिक ओपिनियन के अलावा रगम आप कुछ भी करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आप ठीक है, आप जो है ब्यूरोक्रेसी है, आपको इंतजामिया चलाना है, लेकिन पब्लिक के मिजाज के मुताबिक ही चलाना है, पब्लिक के ओपिनियन के मुताबिक ही चलाना है। उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। अगर सब पब्लिक मिलकर बोली नहीं करना है तो आपको रुक जाना चाहिए।
क्योंकि आप डेमोक्रेसी को डील कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके जो है प्लान के खिलाफ कोई जा रहा है कि भाई ये प्लान है इम्प्लीमेंट ही नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है, उसको आप देखिए। लेकिन इंडिविजुअल जो केसेस है लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व करना चाहिए और अच्छे अंदाज में शुरू। तो अभी आप देखें शिवाजी पुतले को 2 रो बना दिया आप, यानी आइलैंड बनाया ना। अब जब आप शिवाजी स्टैचू के लिए 2 रो बना सकते हैं, मस्जिद के लिए आइलैंड क्यों नहीं बना सकते? किसी मंदिर के लिए आइलैंड क्यों नहीं बना सकते? उसको डिमोलिश करना जरूरी है। यानी आप सेंटिमेंट हर्ट करना चाहते हैं लोगों को, और सेंटिमेंट हर्ट होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? अगर आपने सोच ही लिया कि इसको गिरा देंगे, और ये बात भी है कि वक्फ बोर्ड को भी ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड प्रोटेक्ट करे मस्जिदों को। वक्फ बोर्ड का काम ये नहीं है कि जो है नो ऑब्जेक्शन दे, एनओसी देकर जो है कारपोरेशन के हवाले कर दे कोई प्रॉपर्टी। वक्फ बोर्ड के बाप की जमीन नहीं है, वक्फ बोर्ड केयर टेकर ऐसी भी जो है समझने की जरूरत है। लेकिन अब मसला ये है कि जिसकी चढ़ी है बस उचरा है। तो इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुए बगैर शांतता से 1-to-1 केसेस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। टेंशन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। उधर वहाँ पे नारेगांव में टेंशन पैदा, अरसुल में टेंशन पैदा, हर जगह आप जो है खुद ही टेंशन पैदा करेंगे और हालात बिगड़ेंगे तो क्या पब्लिक को अंदर डालेंगे उठा उठा। तो ये आप 1-to-1 केस को सॉल्व कीजिए। आपके पास इतनी क्षमता है, इतने वसाइल है, लोगों को खुश रखिए। उनकी प्रॉपर्टी जा रही है तो उनको पेड कीजिए, कैश पेड कीजिए। गवर्नमेंट को भी ये लॉ के ऊपर के इसमें क्या क्या गुंजाइश है हमारे लिए, हम किस तरह से यानी मौजूदा प्लान के हिसाब से टकराव के बगैर कितने आसानी से मामला को हम सेटल कर सकते हैं, ये प्रोविज़न को हम यहाँ पे लोगों के सामने नहीं खुश करेंगे। लोग अगर कोई स्पेशल कोई केस है, कोई पूछना चाहता है तो सवाल जवाब का भी हम मौका देंगे ताकि पर्टिकुलर केस पे बात हो सके और उसको एडवाइस हो सके।